सबसे पहले तो मैं हुसैनी चैनल की तरफ से सभी लोगों को रमज़ान की मुबारकबाद पेश करता हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि रमज़ान शुरू होते ही डॉक्टर्स के पास मरीज़ों के ये सवाल आने लगते हैं कि हमको रोज़ा रखने से जो हमको एक फ़ायदा इबादत के ज़रिए मिलता है, उसके अलावा और हेल्थ बेनिफिट क्या मिल सकते हैं और किन सिचुएशंस में हम रोज़ा रख सकते हैं, किन मेडिकल कंडीशंस में हम रोज़ा नहीं रख सकते हैं, रोज़े में हमको क्या एहतियात रखना चाहिए, डाइट में क्या चेंजेस करने चाहिए, ये सवाल हमारे सामने आने लगते हैं। यहाँ पर मैं एक बात याद करता हूँ कि अपने MBBS के टाइम पर जब हम लोगों को पढ़ाया जाता था तो हेल्थ की एक डेफिनेशन पढ़ाई जाती थी। नॉर्मली हम हेल्थ क्या समझते हैं कि हमारा जिस्म तंदुरुस्त है तो हम अपने आप को हेल्दी मानते हैं, लेकिन WHO की डेफिनेशन के हिसाब से हेल्थ सिर्फ फिजिकल हेल्थ का नाम नहीं है, बल्कि हेल्थ इज द नेम ऑफ मेंटल, फिजिकल एंड सोशल वेलबींग। तो रमज़ान के ज़रिए अल्लाह ने हमको वो नेमत अता की है जो हमारी फिजिकल फिटनेस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमारे हेल्थ के बहुत सारे बेनिफिट हैं जब हम रोज़ा रखते हैं। जब हम इबादत करते हैं, इबादतों में मशगूल रहते हैं, तो हमारा स्पिरिचुअल सेटिस्फेक्शन होता है, हमें मेंटल सेटिस्फेक्शन होता है और हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी होती है। साथ ही रमज़ान के महीने में अल्लाह ने एक चीज़ पे बहुत जोर दिया है, वो है ज़कात पे और लोगों की मदद करने पे। तो जब हम सोसाइटी में इस तरह की कोई काम करते हैं तो ना कि सोसाइटी को फ़ायदा होता है, बल्कि हमको खुद को बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है और हमारी सोशल हेल्थ इंप्रूव करती है। तो रमज़ान इज़ ए कंप्लीट पैकेज ऑफ हेल्थ प्रोवाइडेड बाय अल्लाह टू ऑल ऑफ अस। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो रमज़ान के बारे में अगर हम सोचें तो हमें रोज़ा रखने के लिए बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलेगा। इबादत अल्लाह की तरफ से वाजिब है, हमें रोज़ा रखना ही है, लेकिन यंगस्टर्स को रोज़े में इबादत के साथ साथ एक चीज़ ये भी मिलेगी कि हमको ये भी एडिशनल बेनिफिट्स मिल रहे हैं और इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके ही अल्लाह ने रोज़े का हुक्म हम तक दिया है। अब बात आती है कि किन कंडीशंस में हम रोज़ा रख सकते हैं, किन में नहीं रख सकते हैं। कुछ बीमारियां हैं जिनको हम क्रॉनिक बीमारियां कहते हैं, यानी वो बीमारियां जिसमें मुस्तकिल मरीज़ का इलाज चल रहा है। जैसे सबसे कॉमन चीज़ है डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर। तो डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर के मरीज़ के लिए रोज़ा रखना ये आप एक जनरल स्टेटमेंट नहीं दे सकते, बल्कि हर पेशेंट को अपने डॉक्टर से रमज़ान से पहले मशवरा कर लेना चाहिए और उसकी जैसी कंडीशन है उसके हिसाब से रोज़ा रखना चाहिए। मसलन अगर आपकी शुगर कंट्रोल है और आप मिनिमम मेडिकेशन पे हैं तो डायबिटीज़ के साथ रोज़ा रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप दवाएं कई मेडिसिन ले रहे हैं, आपकी शुगर फ्लक्चुएट कर रही है, या आप इंसुलिन लगा रहे हैं और इंसुलिन की डोज भी आपकी फिक्स नहीं है, तो ऐसे में रोज़ा रखना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। ब्लड प्रेशर के मरीज़ को बहुत ज़्यादा कोई ऐसा नुकसान रोज़े में नहीं है, इसलिए ब्लड प्रेशर के मरीज़ आसानी से रोज़ा रख सकते हैं, सिर्फ उनको डाइट में एहतियात करने की ज़रूरत है। कुछ बीमारियां हम न्यूरोलॉजी से रिलेटेड होती हैं, जैसे जिन लोगों को माइग्रेन का दर्द होता है खाली पेट रह जाने से, या एपिलेप्सी वाले मरीज़ होते हैं, मिर्गी वाले मरीज़ होते हैं, जिनकी दवाओं की टाइमिंग बहुत अहम होती है। ऐसे मरीज़ जिनको क्लियर पता है कि अगर हम फास्टिंग रहेंगे, फास्ट रखेंगे, खाली पेट रहेंगे तो हमारी तबीयत बिगड़ जाएगी, तो वो अपने डॉक्टर के मशवरे से रोज़ा नहीं रखें, ऐसी सलाह उनको दी जा सकती है। जैसे कि इस बार का रमज़ान ये बदलते हुए मौसम का है। पिछले रमज़ान के कंपैरिजन में अब इस बार उतनी गर्मी भी नहीं है और सर्दी से हम गर्मी की तरफ जा रहे हैं। इस समय फ्लू और वायरल इन्फेक्शन बहुत कॉमन होते हैं। ये इन्फेक्शन और एलर्जी का टाइम होता है, तो रमज़ान में हमें अपनी डाइट में कुछ खास एहतियात रखना चाहिए। जैसे ये ऐसा मौसम है कि दिन भर हमने रोज़ा रखा, शाम को इफ्तार के टाइम पे अगर एकदम से हम बर्फ़ का इस्तेमाल कर रहे हैं या बिल्कुल आइस कोल्ड वाटर ले रहे हैं तो ये हमें गले के इन्फेक्शन दे सकता है। तो ऐसे में हमें कोशिश करनी चाहिए, जैसा कि हमारे आइम्मा मासूमीन का भी अखवाल मिलते हैं, कि हमको नमक और पानी से रोज़ा इफ्तार करना चाहिए। बहुत मुफीद होता है हेल्थ के लिए, ल्यूक वार्म वाटर और उसमें अगर हम थोड़ा सा सॉल्ट मिला लें, इससे हमको रोज़ा इफ्तार करना चाहिए। खाने में भी हमको ऐसी ग़िज़ा लेनी चाहिए जो बहुत ज़्यादा ऑयली और स्पाइसी ना हो, क्योंकि ऑयली और स्पाइसी ग़िज़ा लेने से फिर हमको एसिडिटी होती है, गैस फॉर्मेशन होता है और हमको पेट में अल्सर बनने के चांसेस रहते हैं, जो हम दिन भर एम्प्टी स्टमक रहते हैं और शाम को अगर बहुत ज़्यादा ऑयली फूड ले लेते हैं। तो हमको फूड ऐसा लेना चाहिए जो कम ऑयली और स्पाइसी हो, जिसमें हमको अच्छी प्रोटीन कंटेंट मिल सकें, जिसमें हमको अच्छा कार्बोहाइड्रेट कंटेंट मिल सके। तो डाइट में इन परिवर्तन के साथ प्लस सेहरी और अफ्तार के बीच में जितना ज़्यादा फ्लूइड इंटेक है, जितना ज़्यादा पानी हम ले सकते हैं, जैसा मैंने कहा बहुत ज़्यादा ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक, ये चीज़ें ना इस्तेमाल करें, लेकिन
नॉर्मल पानी, ताज़ा पानी जितना ज़्यादा हम ले सकते हैं। शरबत बहुत ठंडा ना हो, हम जितना ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। अगर हम डायबिटिक नहीं हैं तो हम डिहाइड्रेटेड नहीं होंगे और नेक्स्ट डे हमको बेटर फील होगा। तो इस तरह के डाइट में हम चेंजेस के साथ अपने रोज़े को अच्छे तरीके से निभा सकते हैं।